आज के इस 21 सूत्र बाई अरविंद चैनल में वीपी सक्सेना जी का स्वागत है। हम लोग सेमेस्टर 6 के संबंध में जो सीएम इन एएम है, चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोड, उसका अध्ययन कर रहे हैं और ये तीसरा पार्ट है। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि जो चाइनीज मेरिडियन है वो 14 हैं और उनका क्या क्या मूवमेंट है, क्या क्या डायरेक्शन है उनका। तो ये देखा था कि इन जो मेरिडियन है वो आकाश की ओर जाती हैं और यांग मेरिडियन जो है आकाश से पृथ्वी की ओर आती है। वह हृदय के बीच या शरीर के किसी बीच के भाग से निकलती हो या पृथ्वी की तरफ से आती हूँ, पैरों से आती हूँ, लेकिन उनका अगर ऊपर की ओर मार्ग है तो यह सामान्यतः इनकी मेरिडियन है। और अगर आकाश से नीचे की ओर पृथ्वी की ओर जा रही हूँ, चाहे शरीर के मध्य भाग से ही निकली हूँ, तो वो यांग मेरिडियन है उनका। क्यों? क्योंकि यह इस अवधारणा पर आधारित है कि यांग तत्व ने ही, जो यांग शक्ति थी प्रकृति की, उसने ही आकाश की रचना किया और प्रकृति की इन शक्ति ने पृथ्वी की रचना किया, जिसके बीच में मानव का जीवन संभव हो सका। तो हम लोग धीरे धीरे उस ट्रीटमेंट की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो अब जो चाइनीज मेरिडियन में और इस किताब के सीएम इन एएम में, जो मूलतः किताब जीजो की किताब थी, तो उसमें जो हर ऑर्गन के, यानी हर ऑर्गन के मेरिडियन के संबंध में उनकी एक प्रकृति निर्धारित की गई कि यह प्रकृति इस तरह की होती है। यह उन्होंने साइंटिफिक अपनी जो दर्शन है उस दर्शन के आधार पर, अनुभव के आधार पर अपना निकाला। लेकिन चूंकि सारी चीजें, जो प्रकृति की सारी चीजें थी, चाहे वो दर्शन शास्त्र रहा हो, चाहे वो समाज शास्त्र रहा हो, चाहे वो शिक्षा शास्त्र रहा हो, कोई भी शास्त्र रहा हो, चाहे उसका कोई भी धर्म और संस्कृति से उसका संबंध रहा हो, तो कहीं ना कहीं सारे शास्त्र आपस में जुड़े हुए थे। इस अवधारणा पर चाइनीज मेरिडियन में भी ये अवधारणा रखी गई कि क्या किसी ऑर्गन का या किसी ऑर्गन की मेरिडियन का कोई काल होगा। काल मीन्स कि उसका कोई ऑर्गन का, जैसे हम लोग इसमें ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते हैं कि हमारा ये बर्थ ऑर्गन है, तो क्या ऐसा जन्म का ऑर्गन भी कोई होगा? क्या डेट्स के आधार पर भी कोई तय होगा? तो ये भी इसमें अवधारणा रखी गई और वो भी उसका समय बताया गया। तो हम लोग लंग्स से शुरू करते हैं, क्योंकि सामान्यतः लंग्स से ही हम लोग कोई इसमें टीसीएम में लंग्स से ही शुरुआत की गई। तो लंग्स का समय हम लोग समझें कि 3 से 5 बजे का सवेरे का समय है, यानी 3 से 5 बजे सवेरे लंग्स में ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड की आती है और वो सर्वाधिक आती है, इसलिए उसको 3 से 5 बजे का समय कहा गया है। और इसके विपरीत जो समय होगा 3 से 5 बजे शाम का, उसमें ऑर्गन में ऊर्जा न्यूनतम होगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ऊर्जा जो है वह बिल्कुल एक जैसे तरंग की तरह चलती है, एक तरफ ऊपर उछल आता है फिर नीचे जाती है। तो जिन नीचे ऊपर जाने का क्रम है वह निरंतर चलता रहता है। तो जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी उसके बाद 12 घंटे बाद उसमें न्यूनतम ऊर्जा होगी। इसका पेयर ऑर्गन क्या है? इसका जो पेयर्ड ऑर्गन है वो हम लोग, ये तो इन ऑर्गन है और उसका पेयर्ड ऑर्गन एलआई है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब बर्थ का समय जो है, बर्थ मंथ क्या कहा जाए, तो बर्थ मंथ में इन्होंने कहा गया कि यह बर्थ मंथ है 7 फरवरी से 8 मार्च के आसपास का। तो यानी इस अवधि में अगर कोई बर्थ किसी का है तो वो ये ऑर्गन उस पर सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। ये एक अवधारणा उनकी रही। अब इसकी जो, अब ये भी कहा गया कि इसको एक्टिवेटिंग फूड क्या होंगे, इसके एक्टिव करने वाले फूड क्या होंगे, मतलब एक्टिवेटिंग माने इसको बढ़ा देने वाले, इसकी ऊर्जा को बढ़ा देने वाले कौन से फूड होंगे। तो उसमें 2 चीजें रखी गई, मस्टर्ड और ग्राम। इसीलिए आप देखते होंगे कि
लंग्स की प्रॉब्लम होने पर कभी कभी आप सरसों का तेल का यूज करते हैं। तो ये उस अवधारणा पर है, मस्टर्ड और ग्राम उसको एक्टिवेट करते हैं, इस ऑर्गन की ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। इसकी ऊर्जा को घटाते कौन है? तो एक तो लहसुन है, वो घटाता है। चाय इसकी ऊर्जा को घटाता है। जिंजर इसकी ऊर्जा को घटाता है। अदरक, रेडिश मूली मूली घटाती है। पुदीना मिंट पुदीना उसको उठाता है। और चेस्टनट एक फल है, ओक ट्री का एक फल होता है, तो ये इसको सिडेट करता है। अगर इसको आप यूज करेंगे तो इसकी एनर्जी ऑर्गन में सिडेट करेगा। बैलेंसिंग फूड के संबंध में भी एक अवधारणा हुई कि बैलेंस, इस ऑर्गन को बैलेंस कौन करेंगे? तो उनका बैलेंस करेंगे राइस चावल, बार्ले जौ, ओट्स जई, जल पीच आड़ू, ओनियन प्याज, मिल्क दूध, एप्रिकॉट खुबानी, पियर नाशपाती, ग्रेप्स अंगूर, ये इसको बैलेंस के करते हैं। और विटामिन ए, बी और डी और ई इसके लिए आवश्यक है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मूंगफली इसको बैलेंस करते हैं। अब इसमें एक ये भी कहा गया कि भाई किस चीज की, इस ऑर्गन के जो आदमी है या जो पुरुष है या जो नारी है, तो वो उसको क्या इच्छा होती है? तो उनका हरी मटर की इच्छा होती है, संतरे की इच्छा होती है, मूली की इच्छा होती है, टमाटर, मसालेदार भोजन, इन सब की इच्छा उसको होती है कि यह चीजों, यानी ये पसंद है, इन ये पसंद के रूप में है। अब इसमें ये इमोशंस चूंकि रखा गया कि हर ऑर्गन के साथ कोई ना कोई इमोशन जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ कौन सा इमोशन है? तो संबंधित भावनाएं क्या है? तो ग्रीफ, ग्रीफ इसका रखा गया क्योंकि मेटल संबंधित था, तो ग्रीफ। शोक, इसमें शोक और विषाद दोनों आते हैं। एंजाइटी, इस ऑर्गन के उसमें होने पर चिंता और फिक्र अधिक रहती है, एंक्शस एंजाइटी रहती है। फिर रिजेंटमेंट, नाराजगी और अप्रसन्नता भी रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी अगर इच्छा पूरी नहीं हुई या उसके हिसाब से काम नहीं हुआ तो उसको नाराजगी भी हो जाएगी, अप्रसन्नता भी होगी। विद्वेष, रोष, मनोमालिन्य और बदले की भावना भी इस ऑर्गन के व्यक्ति में होगी। सौरो, दुख भी होगा। फीलिंग ऑफ इंस्लेवमेंट, जैसे लगे कि दासत्व की भावना, हमको दास बनाया हुआ, ये भी इसका। ये नहीं कहा गया कि अभी हाइपर एक्टिव कि हाइपो एक्टिव, ये इस ऑर्गन के गुणों में हाइपो एक्टिव हो सकते हैं और हाइपर एक्टिव, इन दोनों में ये भावना मिल सकती है। क्लास्ट्रोफोबिया, छोटे बंद स्थानों में जिसको डर लगता है, तो वो इस अगर है तो इसका मतलब इस ऑर्गन पे ट्रीटमेंट देना होगा, ये भी इसका अर्थ निकलता है। फिर क्या होगा? एक और में है कि इसके न झुकने वाला, ये ऐसा है सामान्यतः इस व्यक्तित्व का, जो इस ऑर्गन का व्यक्तित्व होगा, वो क्या होगा? वो कोई बेंड करना वो झुकना नहीं जानता होगा। भाई इतना दृढ़ होगा कि हम ठीक है कट जाएंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। अत्यधिक प्राप्त करने की इच्छा, जितनी इच्छा है, जितने चाहिए उससे अधिक चाहने की इच्छा करेगा कि और हम ले जाए और मिल जाए। असहायता की भावना भी कभी, जब देखिए, अब जब आदमी को अत्यधिक प्राप्त करने की इच्छा होगी तो अगर वो प्राप्त नहीं हो पाएगा तो कभी कभी असहाय हो जाएगा वो। रिजिडिटी ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड, मतलब आपको शरीर और मन दोनों का अनम्य रहना, मतलब अनम्य, अटल, दृढ़, कठोर, हठीला, अपरिवर्तनीय, अगर ये आप हैं तो इसका मतलब कि ये आपकी भावना इसकी है। लेकिन ये ऐसी भावना स्प्लीन की भी संभव है। यह ध्यान देने की बात है कि कोई कोई ऐसा भावना हो सकती है जो दो ऑर्गन की होती हो, लेकिन अन्य चीजों पर अगर उसका नहीं है तो यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसी भावना कभी कभी स्प्लीन की भी होती है कि वो भी रिजिडिटी ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड होता है। डिप्रेशन, अवसाद, अवसाद क्योंकि दुख वाला है तो डिप्रेशन भी है। और हार्ट के पास है इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि हार्ट के बिल्कुल बगल में है, तो डिप्रेशन, अवसाद जो है हार्ट का कैरेक्टर भी है, तो ये भी हो सकता है।
सैडनेस, उदासी, उदासी इसको टीसीएम में कहा गया है। मेलनकोलिक, विषादमय, विषादग्रस्त, एक तो विषादमय हो जाता है मतलब दुख करने लगता है, विषाद में बैठे हुए हैं, डूबे हुए हैं, उदास भी हैं, विषाद हो रहा, तो विषादग्रस्त होना भी इसका वो है। रिजिडिटी ऑफ बोथ हैंड्स एंड विद इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी हाथों, अगर हाथ रिजिड हो रहे हों तो भी ये माने कि यह इस ऑर्गन की ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देखते होंगे कि अंगूठा, अंगूठे में ये ऑर्गन स्थापित है, मतलब ये मेरिडियन अंगूठे में जाती है, तो यानी हाथ में ही तो ऑर्गन जा रही है। तो ये अगर हाथ में प्रॉब्लम आ रही है, हाथों में रिजिड हो रही है, तो इसका मतलब कि ये इसका कैरेक्टर लंग्स का संभव है। पेसिमिज्म इन रिदम, रिदम माने क्या हुआ, बार बार उदासी आना, मतलब रिदम माने कभी एक बार आई, फिर दोबारा आई, बार बार आ रही, तो ये जो है बार बार उदासी आना भी इसका इसका कैरेक्टर है। और चलने में परेशानी, चलने में परेशानी है तो भी इसका कैरेक्टर है। हालांकि ये स्प्लीन में भी हो सकता है, क्योंकि चलने की परेशानी तो स्प्लीन में भी संभव है, क्योंकि पैरों में हो जाती है, लेकिन चलने में परेशानी है तो क्यों, क्योंकि एक इसका कैरेक्टर और भी है जो टीसीएम में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा स्प्लीन बनाती है, उसको लंग्स छितराता है पूरे शरीर में। तो अगर कहीं पैरों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी हो सकता है कि छितराने का काम जो है पैरों में कम हुआ हो। सिंपैथी, सिंपैथी भावना, दया, सहानुभूति, संवेदना, ये कॉम्पेशन, करुणा, अनुकंपा, ये सब जो इसके हैं, सिंपैथी मैंने भावना, दया, सहानुभूति, संवेदना, ये इस व्यक्ति के कैरेक्टर में या जिस ऑर्गन का जो व्यक्ति होगा उसके कैरेक्टर में ये अधिक हो सकती है। दयालु हो, सहानुभूति पूर्वक विचार करता हो, संवेदना हो, कंपैशन यानी करुणा और अनुकंपा, अनुकंपा जो करुणा वाला, अनुकंपा करने वाला ये आदमी, ऐसा संभव हो सकता है। तो ये इस रूप में इसको मनो, तो यानी इन सब के आधार पर हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या ये सब चीजें हैं। तो अगर ये सब चीजें आ रही भावनाओं में तो वो लंग्स पर हमको ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ये इसका केवल अवधारणा है। शरीर के भाग क्या है, अब देखिए, त्वचा, त्वचा, स्किन, आकाश, हम लोग आप देखें त्वचा है, आकाश है, तो त्वचा हो गई। नाक के अंदरूनी भाग, अगर आप वैसे देखें आकाश वायु के हिसाब से तो भी लंग्स जो है आकाश है, तो त्वचा। नाक के अंदरूनी भाग, नाक के अंदरूनी भाग क्योंकि नॉस्ट्रल से वहीं से शुरू होती है। अंगूठा मेरिडियन के कारण। गला, गला क्यों है, गला में एलाई मेरिडियन इसका यंग ऑर्गन है, तो एलाई मेरिडियन वहां जाती है। दांत, एलाई के कारण, वो भी तो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहीं जाती है। शरीर के रोम, तो शरीर के रोम क्यों, क्योंकि लंग्स नियंत्रित करता है शरीर के रोमों का, शरीर के रोम का नियंत्रण लंग्स करता है, और सर के बालों का नियंत्रण किडनी करती है। यह हमेशा हमको ध्यान देना पड़ेगा। ब्रीदिंग पाथवे, लंग्स के भाग है सारे, जो ब्रीदिंग वाले वो, जो सांस लेने वाले उनके जो मार्ग है लंग्स तक के, तो वो पाथवे लंग्स के भाग हैं। पसीने के द्वारा ताप का नियंत्रण, अब पसीनों का नियंत्रण हृदय और लंग्स दोनों साथ मिलकर करते हैं, तो यानी पसीने के द्वारा ताप का नियंत्रण भी यही करता है। ये इसलिए इसको ये भी कहा गया कि नियंत्रक है ताप का। फिर म्यूकस, जो तरल का चैनल है, तरल का चैनल है लिक्विड चैनल, तो भी यही 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 तय करता है। क्यों, क्योंकि यह ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए तरल तरल चैनल भी है। और म्यूकस, कफ बलगम जो है, ये बनाने का काम देखिए लंग्स में है हमेशा, तो म्यूकस की बात होती है। ब्रोंकी, ट्रैकिया, लेरिंग्स, साइनसेस, श्वेत ग्रंथियां, ये इसके मार्ग है, तो इसलिए ये भी शरीर के भाग लंग्स के संबंध में माने गए हैं। अब सामान्य लक्षण क्या होंगे इसके, अब इन लक्षणों के बारे में उन्होंने सामान्य लक्षण कहा, फिर हाइपो एक्टिव कहा और हाइपर एक्टिव तीनों कहा। तो ये उन्होंने उसके आधार पर ट्रीटमेंट का एक दिशा निर्धारित कर दिया कि आप सामान्य लक्षण क्या पाए जाएंगे, कैसे होगा। तो छाती में जकड़न अगर हो रही है तो लंग्स की बीमारी मानी जाती है।
खांसी और सांस लेने व निकालने में दर्द है तो भी इसकी बीमारी मानी जाती है। वैसे सांस लेने के काम का नियंत्रण तो लंग्स नहीं करता, निकालने का करता है, लेकिन लेने का नियंत्रण कितने करती है किडनी। लेकिन सांस लेने और निकालने में दर्द है तो लंग्स का भी कैरेक्टर उसमें माना जा रहा है। बवासीर, पाइल्स, हेमराइड्स जिनको बोलते हैं, ये क्यों है? ये उसके हमको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका साथ में पेयर ऑर्गन कौन सा है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसलिए वो उसके कारण है। एंग्विश, एंग्विश माने हुआ परिताप, वेदना, मनोव्यथा और तीव्र व्यथा। अगर ये बहुत अधिक व्यथा है तो एंग्विश है, तो ये उसके लक्षण है। असहायता की भावना, पहले भी हमने देखा था कि वो असहाय हो जाता कभी कभी, तो असहायता की भावना। साइनस की समस्या है तो साइनस की समस्या हमेशा लंग्स के साथ है। नाक बंद हो गई तो लंग्स की बात है। आवाज कटी फटी है, कर्कश हो रही है, तो ये भी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जिसको बोलते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, तो ये भी है। ये कैसे होगी? ये लंग्स के कारण होगी। रात में पसीना आ रहा है तो ये समझिए कि यह लंग्स के कैरेक्टर के कारण पसीना आ रहा है। भीड़ से डर हो रहा है, क्लास्ट्रोफोबिया जिसको बोलते हैं। इसको जो है, ये क्या होता है कि भीड़ में नहीं जाना चाहते कि हम भीड़ से, तो ये वाला है, तो आपको लार्ज इंटेस्ट वो लंग्स वाले में लगाना है पॉइंट। शरीर में तेज गंध आ रही है तो भी लंग्स का कैरेक्टर है। फिर कोहनी में तकलीफ है, कोहनी में अगर तकलीफ है तो ये LU5 का स्थान है, इसलिए ये आपको सामान्य लक्षण में आता है कि अगर ये है तो हमको लंग्स में समझना पड़ेगा कि लंग्स क्या कैरेक्टर है। फिर हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव माने उसमें एनर्जी बहुत अधिक बढ़ गई तो क्या होगा? तेजी से वह गहरी सांस आएगी, बहुत तेजी से आएगी, बहुत गहरी आएगी, ये तेजी वाली सांस है, ये एनर्जी बढ़ी है। लिप्स का फटना, जल की कमी कारण, जल की कमी होगी तो जल तरल का चैनल था पसीने का नियंत्रण था ना, तो जल की कमी अगर हो जा रही तो लिप्स फट जाएंगे। सूखी व खर त्वचा हो जाएगी, तो जल की कमी है तो सूखी और खर त्वचा हो जाएगी, त्वचा भी सूखी हो जाएगी, तो ये जल की कमी है। छाती में भारीपन होगा तो ये लंग्स के कारण है। बलगम में वृद्धि होगी तो लंग्स के कारण है। चिंता फिक्र की भावना होगी तो वही है, चिंतित बहुत रहते हैं, फिक्र की भावना बहुत होती है, बड़ा केयरिंग टाइप का, बस बहुत अधिक भावना ऐसी हो जाएगी कि जो चिंतित होने लगेगा। अत्यधिक प्राप्त की इच्छा भावना, वही पहले आया था कि अधिक पाना चाहते हैं, जितना पा लिया है उससे अधिक कम की इच्छा है हमेशा। सामान्य रूप से शांत न हो पाना, सामान्य रूप से शांत नहीं हो पाते हैं, अधिक एक्टिव होने चाहते हैं, तो वो जो है ये कैरेक्टर लंग्स का है। सर्दी व ठंड लगना, अगर सर्दी और ठंड लग रही है तो नेचुरली लंग्स के पर हमारा ध्यान देना चाहिए। ठंडी सांस लेना, आ भरना और गला रुंधना, तो ये सब गला रुंधना, ठंडी सांस लेना, आ भरना, ये सब लंग्स के हाइपर एक्टिव, मतलब बहुत अधिक हाइपर एक्टिव हो गया है। अब लंग्स की एनर्जी को घटाना है। छाती में, लंग्स और स्कोपुला क्षेत्र में दर्द है, तो छाती में दर्द है और स्कोपुला क्षेत्र में दर्द है, तो यही कारण हो सकता है। कब्ज, ये कब्जियत किसके कारण होगी? वो लार्ज इंटेस्टाइन के कारण होगी। दमा, ये तो इसी कारण है, दमा खांसी के संबंध में है, तो ये लंग्स की है। कंधे में दर्द अगर हो रहा है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के कारण कंधे में दर्द हो सकता है। अब अंडर एक्टिव माने कि लंग्स में एनर्जी कम है तो क्या होगा? कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ और पैर ठंडे हो जाएंगे आपको। फिर ड्राउजीनेस होगा। अब क्यों होगा ड्राउजीनेस? इसलिए होगा कि जब लंग्स में एनर्जी कम है तो ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपको अधिक नींदापन आएगा। शैलो ब्रीदिंग, छिछली सांस आने लगेगी, पूरी सांस नहीं आ पाएगी। नेवर थर्स्टी, कभी इसको प्यासी नहीं लगेगी। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मतलब एक तो सांस छोटी हो जाएगी और ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में परेशानी होगी।
चिल और स्नीजिंग, छींकें आएंगी और ठंड लगेगी। टेंडेंसी टू ओबेसिटी, यानी मोटापा आने की संभावना भी इसमें हो जाती है। हैवीनेस इन हेड, सर में भारीपन हो जाता है। लैक ऑफ एनर्जी, क्यों? क्योंकि O2 जो है ऑक्सीजन ही तो प्रोवाइड कर रही है एनर्जी को। तो ऑक्सीजन जब ये हाइपर एक्टिव है, हाइपो एक्टिव है, यानी अंडर एक्टिव है, तो ऑक्सीजन कमी हो गई तो उसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी। शोल्डर पेन विद फीवर, LI के कारण, लार्ज इंटेस्टाइन कारण मेरिडियन क्षेत्र में शोल्डर पेन हो जाता है, कंधे में दर्द। नमनेस, बिल्कुल सुन्नपन आने लगता है। पार्शियल पैरालिसिस ऑफ टो, थंब, पैर, अब अंगूठा और थंब, हम लोग मानते हैं कि अंगूठा और थंब किससे होगा? या तो अंगूठा और टो वाला फिफ्थ फिफ्थ टो, बिग टो जिसको बोलते हैं, तो वो किससे होगा? बिग टो। बिग टो और थंब, ये हमारे लंग्स का मेरिडियन का क्षेत्र है। अब टाइम क्लॉक, अब हम लोग टाइम क्लॉक को ध्यान दें। लीवर के बाद लंग्स आएगा। लीवर के बाद टाइम क्लॉक में 1 से 3 बजे तक लीवर का समय है और 3 बजे से 5 बजे इसका समय है। तो यानी लीवर के बाद ये आ रहा है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, पड़ोसी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो लीवर के कारण लीवर के बाद आएगा, तो लीवर इज वेरी क्लोज टू लंग्स। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लीवर टो में है। अब आप देखें, लीवर टो में है और हम लोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम से जो अंगूठे में है वो टो में है, यही तो हम लोग समझ रहे हैं। तो टो में क्या है? लीवर है। और यहाँ अंगूठे में क्या है? यहाँ पर लंग्स है। तो लंग्स और लीवर दोनों एक समझ ले जुड़े से, इस बात से भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए टो भी प्रभावित होगा अगर लीवर है। तो इफ लीवर इज डिफिशिएंट, तो अगर लीवर डिफिशिएंट है तो लंग्स में भी डिफिशिएंट। अगर लीवर में एनर्जी कम है तो लंग्स में भी एनर्जी कम हो सकती है। ये एक सामान्य अवधारणा के आधार पर है। अब मेटाफिजिकल सिम्टम क्या आते हैं, पराभौतिक रूप से भी देखें, क्योंकि चाइनीज मेरिडियन में अलग से पराभौतिक तत्वों की बात नहीं कही गई, लेकिन इन्हीं मेरिडियंस में उनमें उन्होंने कहा कि इन्हीं मेरिडियंस के आधार पर हम पराभौतिक या मनोभावनात्मक चीजों को, या जो आपको दिखाई नहीं पड़ती है ऐसी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, या बीमारियों को। तो मेटाफिजिकल सिम्टम क्या है कि अंडर एक्टिविटी होगी, यानी क्या होगा? इसका कम, आपकी कार्य क्षमता घटने लगेगी, कंफ्यूजन होने लगेगा। जब ये होगा तो कंफ्यूजन रहते हैं, भाई क्या करें, इधर जैसे कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, ये सेंस ऑफ पेसिमिज्म। अब चूंकि आप शोक मग्न है, विषादग्रस्त है, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? नकारात्मकता जीवन में आने लगेगी कि अरे यार सब बेकार है, तो ये जो भावना आने लगेगी। मेंटल कोलैप्स, फिर मानसिक रूप से इतना हो जाएगा कि अरे बिल्कुल जीवन बिल्कुल नश्वर है, निस्सार है, उसमें कोई सार नहीं रह गया। ये हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी। सेंसिटिविटी, कोई छोटी सी बात कह देगा तो आपको लगेगा अरे ये उसने मेरे लिए कहा है और ये इसका अर्थ क्या है। एंटी सोशल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैरेक्टर ट्रिपल वार्मर का भी कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना है। ये कैरेक्टर एंटी सोशल बिहेवियर इस लंग्स की वजह से भी होता है और ट्रिपल वार्मर की वजह से भी होता है। उपचार इसका क्या है? बोथ एसएफ, बोथ एसएफ माने स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट में मेथी, और रंग इसका जो आकाश का है वॉयलेट। रंग हम लोगों ने कहां से लिए हैं? हम लोगों ने रंग लिए हैं आयुर्वेदिक मेरिडियन से, तो वहां पर हम लोगों ने इसको कर लिया ये उपचार। तो ये हम लोगों का बेसिक कैरेक्टर ऑफ लंग्स हो गया। अब हम लोग उसके दूसरे ऑर्गन, यांग ऑर्गन की बात की तरफ चल रहे हैं। तो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन जरूर पढ़ा देंगे,
लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जो भी भोजन पचा हुआ आया, उसमें सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ा, तो सार सार को तो गह लिया किसने? पहले स्मॉल इंटेस्टाइन ने। बचा उसके पास कुछ और बच गया, जो और बच गया उसमें से इसने भी कुछ निकाल लिया और उसको शेष कर दिया। तो 90% वाटर, जल जो है 90%, जो स्लज जो माने जो वहां से आया, उसमें से 90% जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने निकाल दिया, वो भी उसके हिसाब से अवशेष है, उसमें से शोषण हो चुका है। मिनरल्स का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, इन सब का हो गया, प्रोटीन का, सबका हो गया। अब जो बचा उसमें से 90% जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। और 10% दूसरी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता और शेष फिर निकाल दिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को एक और पॉइंट है कि लार्ज इंटेस्टाइन को जो कैरेक्टर किडनी का है, जो उसका फंक्शन किडनी का है, किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन यह है कि किडनी भी क्या करती है कि जो रक्त में से अशुद्धियां होती है उनको बाहर निकाल देती है और शुद्ध रक्त को फिर वापस कर देती है। तो वही उसी तरह का काम एल आई लार्ज इंटेस्टाइन का भी है। तो इसको सेकेंडरी किडनी भी कहते हैं। यानी प्राइमरी किडनी तो किडनी है, ये सेकेंडरी किडनी है, क्योंकि जल, वो भी जल तत्व का नियमन कर रही है, ये भी तो जल का कर रहा है, 90% जल सोख रहा है जो बचा। परस्पिरेशन के कारण देखिए, परस्पिरेशन का एलयू और एलआई का पेयर्ड ऑर्गन है। परस्पिरेशन एलयू एलआई दोनों पेयर ऑर्गन है, और ये बिल्कुल किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की तरह है, मॉइस्चर से संबंधित है। देखिए मॉइस्चर, क्योंकि जल जल मॉइस्चर ही तो है, तो मॉइस्चर को किडनी भी रोका और कुछ निकाल दिया, और इन्होंने भी वही काम कर लिया। तो किडनी जब ऊर्जा कम करती है या नहीं करती, तब एलआई वाटर को रेगुलेट करती है। अब आप सब ये भी समझिए कि अगर किडनी कभी नॉन फंक्शनल या लेस फंक्शनल हो जाती है, कम कम काम करने लगती है, तो यही लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को रेगुलेट करने लगती है। ये प्रगति का, ये शरीर का नियम है कि यदि एक ऑर्गन कहीं कुछ कमजोर पड़ता है तो दूसरा ऑर्गन उसकी सहायता के लिए आ जाता है। तो ये क्या है, किडनी जब काम कम करने लगी तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको वाटर को रेगुलेट करने लगती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन जल का कम शोषण करने लगे तो क्या होगा? स्टूल जो है पानी में, स्टूल में पानी अधिक चला जाएगा। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन जल का अधिक शोषण करने लगेगी तो स्टूल हार्ड हो जाएगा। तो दोनों दशाएं असंतुलन की हैं, तो संतुलित में है। तो लंग्स के, लंग्स में एक जो है 5D। अब देखिए, लंग्स का एक कैरेक्टर हम लोगों ने चाइनीज में पढ़ा है 5D, मतलब 5D माने 5 ड्राइनेस। उसमें हाथ पैर, चेस्ट, और उसमें और चार वो, और हाथ पैर, पांच पांच उसमें होते हैं 5D ड्राइनेस के। तो वही कोलोन या एलाई में भी संबंधित है 5D ड्राइनेस। पहले हाथ पैर, तलवे भी, और ये सब ड्राइनेस हो जाती है, तो आपका चेहरा वो हो जाता है, सूखा हो जाता है। तो उसमें जो है, ये जो है कोलोन, यही कोलोन माने लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो भी वही काम है, वो भी उसी से, क्योंकि लंग्स का पेयर ऑर्गन है। तो दोनों के कारण भी 5D ड्राइनेस आती है जो हम लोग लंग्स में पढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में कहलाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। 75 ट्रिलियन के लगभग है बेनिफिशियल बैक्टीरिया, 75 ट्रिलियन, अरबों की बात हो रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। वो विटामिन
बी और के का संश्लेषण भी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, विटामिन बी और के। तो विटामिन बी, बी 12 आदि हेल्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है, हम लोगों ने पढ़ा है। बी 12 बहुत आवश्यक है, विटामिन बी बहुत आवश्यक है। तो विटामिन बी का और विटामिन के का होता है। विटामिन के को हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड वाले में, क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में होता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए विटामिन के हो गया। अब विटामिन बी और बी 12 हेल्थ के लिए आवश्यक हो गए। तो इनका काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करता है। तो अगर हम लोग ये देखें कि विटामिन बी की कमी है, विटामिन बी 12 कमी है, विटामिन के की कमी है, तो हम लोग क्या करें? लंग्स को और एलआई दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पेड ऑर्गन है। अब बेनिफिशियल बैक्टीरिया सामान्यतः जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। वो हमारे शरीर का कोई रक्त नहीं चूसते, बल्कि हमारे शरीर में हमको सहायता के लिए रहते हैं, इसीलिए उनको लाभदायक बैक्टीरिया कहलाता है। तो ये क्या करते हैं? अगर आप दवाइयां अधिक लेते हैं, एंटीबायोटिक अधिक लेते हैं, तो ये उनसे नष्ट होते रहते हैं। तो अगर स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कि में कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो हम लोग इस पर जो है ये कि हम लोग जो है इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक ले लेकर इसको खत्म नष्ट कर दें, क्योंकि अगर हमने ये लिया एंटीबायोटिक लिया तो ये भी तो बैक्टीरिया नष्ट होंगे जो आगे का हमारा काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग उससे बढ़िया ये है कि जो अपना चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम में दिया हुआ है हम लोगों का, कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर दीजिए और जी क्लब पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर आप केवल उनके जो ट्रेडिशनल वाले सिस्टम में है, अगर आप LI4 SI4 इनको टोन कर दीजिए और उधर LI LI SI6 और LI7 को सिलेक्ट कर दीजिए, तो भी काम बन जाएगा। जी पॉइंट वाली पॉइंट है वो। और उसी तरह स्टमक के पॉइंट को 42 और स्टमक के पॉइंट 34, दो दो पे। और अगर केवल ब्लैक कलर लगा दे इसमें सब में, तो वही फंक्शन हमारा होगा कि जो आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन और जिग पॉइंट को सिलेक्ट करना है, बस ये उसका अर्थ है। लेकिन दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अब देखिए लंग्स क्या करता है। लंग्स का कैरेक्टर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, लेकिन जल को भी तो निकाल देता है। हल्के से जब आप देखिए नाक से तो जल की बूंदें आती है, तो जल भी निकालता है। तो गैसीय दो, लेकिन मेन तो का काम है गैस, जब सॉलिड लिक्विड और गैस तीन फॉर्म में है एनर्जी पदार्थ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, जल को निकालता है, तो एलआई भी क्या करती है? ठोस पदार्थ को भी निकालता है और लिक्विड को भी निकालता है। वो गैस को निकालता है और लिक्विड को निकालता है, ये लिक्विड को निकालता है और सॉलिड को भी निकालता है, और आप देखें कि गैस को भी निकालता है। ये तीनों को उसी तरह ये भी करता है। तो वहां भी तो हुआ, गैस भी हुआ, वो सॉलिड नहीं हुआ, लेकिन वहां तरल हो गया और गैस हो गई दोनों। अब अगर किडनी युग्म, वही जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन तरल भी बाहर निकालता रहता है। अगर वो फंक्शन नहीं कर पाती तो इसके माध्यम से तरल बाहर निकल जाता है। अब हम लोग और आए, देखिए ये लंग्स और एलआई का जो पेयर है, ये किससे द्वारा गवर्न होता है? तो लीवर और गॉलब्लैडर के द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो है ये थ्योरी है कि ये लंग्स और एलआई कंट्रोल किससे होता है? किससे कंट्रोल होता है? लीवर और गॉलब्लैडर के द्वारा नियंत्रित होता है। सामान्यतः एक दिन में एक बार मल त्याग करना चाहिए। अब हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो कब्जियत वगैरह का कंसेप्ट है, तो उसमें लीवर की भी भूमिका रहती है।
वैसे वैसे लंग्स जो है किसका कंट्रोलर है? लंग्स और एलआई लीवर और गॉलब्लैडर को नियंत्रित करता है वहां पर। हम लोग पढ़े हैं कि वहां नियंत्रण नियंत्रण चक्र में कि लंग्स जो है वो होता है, लेकिन इस रूप में फंक्शन के रूप में भी यह एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। इसलिए नियंत्रित करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार लीवर भी होता है। अब सामान्यतः एक दिन में एक दो बार मल त्याग करना चाहिए, और उसका कलर क्या होना चाहिए? गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होना चाहिए। अगर फ्लॉटुलेंस हो रही है तो 24 घंटे में 12 बार हो सकती है, लेकिन ये भी स्मेल रहित होना चाहिए और साउंडलेस होना चाहिए। अगर एक्सेस हो रही है तो लीवर और गॉलब्लैडर के असंतुलन के कारण हो रही है। ये जो महत्वपूर्ण चीज है कि यदि फ्लॉटुलेंस बढ़ती है तो वो लीवर और गॉलब्लैडर के असंतुलन के कारण हो रही है। इसलिए इसको कहा गया है कि लंग्स और एलआई का नियंत्रक ये इस रूप में है। लीवर वास्तव में लीवर को क्रिएटर माना गया है, लीवर को इनिशिएटर माना गया है। जीआईटी के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के जो ट्रैक्ट है उसमें आपका देखिए जो ऊपर से और नीचे नली आ रही है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें लीवर की भूमिका थोड़ी सी है कि वो पित्त बाइल जो है, बाइल जो बाइल जूस है उसको निकालता है और वो गॉलब्लैडर के माध्यम से जाता है। लेकिन इसको ओवरऑल क्रिएटर और इनिशिएटर कहा गया है। अगर मोशन फील ना हो तो भी तो आप क्या करें कि लीवर को भी आप लंग्स का ट्रीटमेंट देंगे, एलआई का ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन लीवर को भी आप एक साथ ट्रीट करिए। ये इनका अर्थ है कि कब्जियत हो तो इसको करें, मोशन फील ना हो तो भी इसको आप उस रूप में ट्रीट करिए कि लीवर को भी जरूर शामिल करिए। इसीलिए अब देखिए लंग्स और एलआई दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके सारे अधिकांशतः इमोशंस एलआई और एलयू के कॉमन है। इसका समय क्या है? इसका समय 5 बजे से लेकर 7 बजे सवेरे तक का ऊर्जा सबसे अधिक आती है, और इसी शाम को 5 बजे से 7 बजे शाम को ऊर्जा सबसे कम आती है। और इसका बर्थ मंथ क्या है? 9 मार्च से 8 अप्रैल।